बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सालार गज़नी पार्ट 22। अली बिन रबी की हवेली में एक रोज़ अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों दीवान खाने में बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि हवेली में राहिल का मामू दाखिल हुआ। जब दीवान खाने में आया तो अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों ने अपनी जगह से उठकर उससे पुरजोश मुसाफा किया। अली बिन रबी ने उसे अपने सामने बैठने के लिए कहा। जब वो बैठ गया तब कुछ देर तो खामोशी रही। उसके बाद राहिल का मामू अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगा, अली बिन रबी, मुझे पता चला है कि मेरी भांजी और मेरा भांजा दोनों एक हादसे में हलाक हो गए हैं। आपसे हमें यह शिकवा है कि जिस वक्त आपने राहिल से शादी की उसकी हमें कोई इत्तला नहीं की। जब रुबैल की शादी का एहतमाम किया गया तब भी हमें नहीं पूछा गया, और जब वो दोनों बहन भाई मारे गए तब भी उनके मरने की भी हमें किसी ने कोई इत्तला नहीं दी। यहाँ तक कहने के बाद जब वो खामोश हुआ तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए अली बिन रबी कहने लगा, राहिल के मामू की हैसियत से तुम्हारे ये शिकवे यकीनन तुम्हारी तरफ से दुरुस्त ही होंगे, लेकिन मैं इन्हें दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। जो कुछ मैं कहने लगा हूँ गौर से सुनना। अव्वल बात यह कि तुम एक बार अपनी माँ के साथ आए थे और अपने बेटे के लिए तुमने राहिल का रिश्ता मांगा था। राहिल ने इनकार कर दिया था और उसके बाद राहिल ने तुम लोगों से बिल्कुल कता ताल्लुकी कर ली थी। उस कता ताल्लुकी में उसका भाई रुबैल भी शामिल था। दोम ये कि जिस वक्त मेरी और राहिल और रुबैल और हिबा की शादी का एहतमाम किया जाने लगा तो मैंने तो नहीं लेकिन हमारे मोहतरम सामयारिस ने राहिल और रुबैल दोनों से कहा कि क्या तुम अपने मामू को इसकी इत्तला देना पसंद नहीं करोगे। इस पर उन दोनों बहन भाई का मुत्तफिका फैसला और ऐलान था कि मामू और उनके अहले खाना से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि वो यहूदी हैं और हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। लिहाजा हम उनसे एक दायमी और मुस्तकिल कता ताल्लुकी कर चुके हैं। उन हालात में क्या तुम समझते हो कि तुम्हें उनकी शादी और उनके मरने पर इत्तला दी जानी चाहिए थी। अली बिन रबी यहाँ तक कहने पाया था कि बाहर किसी के चीखने और रोने की आवाज़ें सुनाई दी थी। लिहाजा अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक फौरन दीवान खाने से निकलकर सदर दरवाजे की तरफ भागे और राहिल का मामू भी उनके पीछे था। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों जब गली में आए तो उन्होंने देखा अब्दुल रज़ाक की बीवी अमीमा चीखें मार रही थी, जबकि राजकुमारी पवर बुरी तरह हिचकियां और सिसकियां लेकर रो रही थी। ये सूरत हाल देखते हुए अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक भागते हुए उनकी तरफ बढ़े। आगे अमीमा थी, लिहाजा सबसे पहले अली बिन रबी ने अमीमा के सर पर हाथ रखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, अमीमा मेरी बहन, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम पर हाथ उठाया है? अगर ऐसा है तो कहो, वो हाथ कट जाएगा। अमीमा बेचारी चीखें मारते हुए रुबैल की हवेली की तरफ इशारा करने लगी थी। इतनी देर तक अली बिन रबी पवर के पास आया, उसके सर पर भी उसने हाथ रखा, फिर बड़ी मोहब्बत में उसे मुखातिब करके कहने लगा, पवर क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा रोना बताता है कि कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बताओ, डरो नहीं। किसी ने अगर तुम दोनों की दिल शिकनी की है तो याद रखना वो बहुत बड़ी और कड़ी सजा से गुजरेंगे। अमीमा की तरह पवर ने भी हवेली की तरफ इशारा किया था। अली बिन रबी के तसल्ली देने पर दोनों संभल गई। फिर पवर ने अली बिन रबी को मुखातिब किया और कहने लगी, मैं और अमीमा दोनों बहनें हवेली की सफाई कर रही थी कि दो नौजवान अंदर आए। उन्होंने हमसे बदतमीजी करने की कोशिश की, हमें गालियां दी, हमें डांटा और हवेली से निकल जाने के लिए कहा। पवर की अल्फाज सुनकर अली बिन रबी की हालत गजबनाक हो गई थी। इतनी देर तक उस मोहल्ले के वो जवान जो लश्कर में शामिल थे वो भागते हुए बाहर निकल आए थे। उस मौके पर धाड़ती हुई आवाज में अली बिन रबी बोला और कहने लगा, हवेली के अंदर जाओ और देखो हवेली में कौन आया है, और जो भी है उसे पकड़कर बाहर लाओ। इस पर 4-5 जवान भागते हुए हवेली में दाखिल हुए। थोड़ी देर बाद वो 2 जवानों को पकड़कर लाए और उन्हें अली बिन रबी के सामने ला खड़ा किया। अली बिन रबी पहले तो कुछ देर तक उन्हें खा जाने वाले अंदाज में देखता रहा, फिर खोलते लहजे में उसने उन्हें मुखातिब किया, तुम कौन हो? कबल इसके कि उन दोनों में से कोई जवाब देता। अली बिन रबी के करीब ही खड़ा राहिल का मामू बोला और कहने लगा, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरे साथ ही आए हैं। अली बिन रबी की हालत ये अल्फाज सुनकर पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई थी। आगे बढ़ा और दोनों जवानों के चेहरों पर एक एक ऐसा तमाचा मारा कि वो जमीन पर गिर गए थे। उसके बाद उसने आओ देखा ना ताओ उन दोनों पर उसने घोंसों और लातों की बारिश कर दी थी।
वो मार खाते हुए चीखने चिल्लाने लगे थे, यहाँ तक कि उनके गिरेबानों से पकड़कर अली बिन रबी ने उन्हें उठाया और उन्हें एक दीवार के साथ खड़ा करते हुए बड़े भयानक लहजे में उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, तुम दोनों को कैसे जुर्रत और जसारत हुई कि तुम बगैर इजाज़त के किसी की हवेली में दाखिल हो जाओ? तुमने क्या जुर्रत और क्या जसारत करके इन दोनों लड़कियों से बदतमीजी करने की कोशिश की? जब वो चुप रहे तब राहिल के मामू ने अली बिन रबी को मुखातिब करके कुछ कहना चाहा, लेकिन अली बिन रबी ने एक बार फिर उन दोनों पर मुक्कों की बारिश कर दी थी, यहाँ तक कि वो दीवार के पास गिर गए। अली बिन रबी ने एक झटके के साथ अपनी तलवार बेनियाम की। राहिल का मामू ये समझा कि वो उसके दोनों बेटों की गर्दनें काट देगा, लिहाजा वो सामने आन खड़ा हुआ। बाएं हाथ से राहिल के मामू का बाजू पकड़कर अली बिन रबी ने एक तरफ कर दिया, फिर उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, तुमने जो इंतहाई फहश और बदतमीजी पर मबनी हरकत की है उसकी माफ़ी नहीं है। तुम्हारा बाप यहाँ से चला जाएगा, लेकिन तुम दोनों की कब्रें यहाँ बनेंगी। उसके साथ ही अली बिन रबी ने मुड़कर अपने लश्कर के जवानों की तरफ देखा, उनको मुखातिब करके कहने लगा, रुबैल की हवेली के अंदर ही 2 कब्रें खोदो। जब कब्रें खुद जाएंगी तो इन दोनों की गर्दनें काटकर इन दोनों की लाशें कब्रों के अंदर दफन कर दी जाएंगी। उस मौके पर राहिल का मामू हाथ जोड़कर अब्दुल रज़ाक से माफ़ी देने के लिए मिन्नतें करने लगा था। चुनाचे अब्दुल रज़ाक ने आगे बढ़कर पहले अली बिन रबी के दोनों शाने दबाने शुरू किए, फिर उसके कान में सरगोशी की, मेरे भाई, बस मैं समझता हूँ इनके साथ इस कदर सख्ती काफ़ी हो गई है। इंसान के बच्चे हुए तो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अली बिन रबी ने मुड़कर एक निगाह जिसमें हल्का सा एहतजाज था अब्दुल रज़ाक की तरफ देखा, फिर उसने अपनी तलवार नियाम में डाल ली और उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, अपनी जगह पर उठो। वो इस डर से कि कहीं उनकी गर्दन ना कट जाए फौरन उठ खड़े हुए। अली बिन रबी ने फिर खा जाने वाले अंदाज में उन्हें मुखातिब किया, दोनों आगे बढ़ो और जिन लड़कियों से तुमने बदतमीजी की है दोनों इनके पाँव पर सर रखकर माफ़ी मांगो। वो दोनों फौरन हरकत में आए। अमीमा और पवर के पाँव के करीब सर रखकर दोनों ने उनसे माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि अली बिन रबी ने अमीमा और पवर की तरफ देखा और उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम दोनों हवेली के अंदर चली जाओ। इस पर अमीमा और पवर दोनों हरकत में आई और अली बिन रबी की हवेली के अंदर चली गई थी। उनके जाने के बाद अली बिन रबी राहिल के मामू की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसे मुखातिब करके कहने लगा, तुमने और तुम्हारे इन दोनों बेटों ने आज जो हरकत की है उसकी सज़ा यही थी कि इन दोनों की गर्दनें काट दी जाएं। अगर इन दोनों की गर्दनें कटती तो कोई मुझसे बाज़पुरस और एहतसाब करने वाला नहीं था, लेकिन मैं अपने भाई अब्दुल रज़ाक के कहने पर इन्हें माफ़ कर चुका हूँ। अभी इसी वक्त गजनी से निकल जाना। ये मेरे पीछे जवान खड़े हैं, ये सब मेरे लश्करी हैं। आइंदा अगर तुम तीनों में से किसी ने भी गजनी की तरफ आने की कोशिश की या इन हवेलियों का रुख किया तो मैं अपने साथियों से कह दूंगा कि तुम तीनों में से कोई भी दिखाई दे उसकी गर्दन काट कर रख दें। तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अगर तुम ये समझ कर आए थे कि राहिल की हवेली पर तुम्हारा कोई हक बनता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो दोनों बहन भाई तुमसे कता ताल्लुक़ कर चुके थे, लिहाजा उनकी हवेली या उनकी जायदाद के किसी हिस्से से भी तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मैं तुमसे मज़ीद कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा, यहाँ से भागने वाली बात करो। उसके साथ ही वो तीनों बाप बेटा अपने घोड़ों पर बैठे और उन्हें एड़ लगाते हुए वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के बाद वहाँ खड़े सारे जवानों को अली बिन रबी ने अपने घरों में जाने के लिए कहा। जब वो वहाँ से हटने लगे तब अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक हरकत में आए। उतनी देर तक सामियारिस और उम्मे गमीम भी उनके करीब आ चुके थे। फिर चारों अली बिन रबी की हवेली में दाखिल हुए। दीवान खाने में उस वक्त अमीमा और पवर दोनों परेशान और फिक्रमंद बैठी हुई थी। वो चारों भी दीवान खाने में दाखिल हुए। नशिस्तों पर बैठने के बाद कुछ देर खामोशी रही, यहाँ तक कि अली बिन रबी ने पवर की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, पवर, मैं इंतहा दर्जे का शर्मिंदा हूँ कि गजनी में तुम्हारे साथ ऐसा सलूक हुआ। तुम गजनी में बहुत आला और अरफा मकसद के लिए आई थी और तुम्हारे साथ ऐसा सलूक होना मैं समझता हूँ इंतहाई दर्जे की बदतमीजी और बुरी हरकत है। ये दोनों जिन्होंने बदतमीजी की, यकीनन मैं इन दोनों की गर्दनें काट देता, लेकिन अब्दुल रज़ाक ने ऐसा करने से रोक दिया। वो दोनों मेरी बीवी राहिल के मामूजात थे। उन दोनों के साथ उन दोनों का बाप भी था। मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो राहिल के मरने की खबर सुनकर उसकी हवेली या उसके बागात के लालच में यहाँ आए, लेकिन राहिल और रुबैल दोनों बहन भाई बहुत अरसा पहले उनसे कता ताल्लुक़ ही कर चुके थे, इसलिए मैंने उन्हें भगा दिया है। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई है उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। अली बिन रबी के उन अल्फाज पर पवर चौंक से उठी थी। बेचैनी और बेताबी का इजहार करते हुए कहने लगी, अमीर, ये आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? आप मुझसे क्यों माजरत मांग रहे हैं? आपका इसमें क्या कसूर और दोष? आपने तो मेरे पाँव में उन्हें डालकर मेरी इज्जत, मेरे वकार में इजाफा किया है।
बजाय इसके कि मैं आपके उस रवैये पर आपकी ममनून होती, आपका शुक्रिया अदा करती, उल्टा आप मुझसे माजरत कर रहे हैं। पवर जब खामोश हुई तब अली बिन रबी फिर बोला और अमीमा की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीमा, तेरा मेरा बहन भाई का रिश्ता है, तू भी इन सरजमीनों में नहीं है। मेरी बहन, इस रवैये पर मैं तुमसे भी माजरत खा हूँ। अमीमा ने घूरने के अंदाज में अली बिन रबी की तरफ देखा, फिर कहने लगी, भाई, आज आपने ये अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, आइंदा अपनी बहन के लिए अल्फाज ना कहिएगा। एक बहन की हैसियत से आप जैसे भाई पर मैं जिंदगी भर फख्र करती रहूंगी। आपने मुझे जहन्नम की दलदल से निकाला और ऐसा निकाला कि मुझे जन्नत जैसे माहौल में ला खड़ा किया। अमीमा के उन अल्फाज के जवाब में अली बिन रबी कुछ कहने ही वाला था कि हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अली बिन रबी उठने लगा था तो अब्दुल रज़ाक फौरन उठ खड़ा हुआ। अली बिन रबी के शाने पर हाथ रखकर उसने उसे बिठा दिया। फिर वो दीवान खाने से निकलकर हवेली के सदर दरवाजे की तरफ चला गया था। थोड़ी देर बाद लौटा। जब वो दीवान खाने में दाखिल हुआ तो अली बिन रबी ने उसकी तरफ देखते हुए उसे मुखातिब किया, मेरे भाई, खैरियत तो है? इस पर अब्दुल रज़ाक बोला और कहने लगा, मेरे ख्याल में मेरे भाई, उठो, दोनों चलें। सुल्तान का हरकारा आया था, सुल्तान ने हम दोनों को बुलाया है। अब्दुल रज़ाक के अल्फाज सुनकर अली बिन रबी ने गहरी निगाह बारी बारी सामयारिस, उम्मे गमीम, पवर और अमीमा पर डाली। फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे ख्याल में आप चारों यहीं बैठें, मैं और अब्दुल रज़ाक जाते हैं। मैं समझता हूँ सुल्तान ने किसी खास मकसद के तहत ही हमें बुलाया होगा। हो सकता है मामला सरकशी और बगावत करने वाले तुगरल से मुतालिक हो, या कोई और नई पुरानी मुहिम उठ खड़ी हो। बाहर जाने के लिए अली बिन रबी अपनी जगह उठा तो पवर देवी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अली बिन रबी रुक गया, मुड़कर पवर की तरफ देखा, कहने लगा, तुम बिला झिझक कहो जो कहना चाहती हो। कुछ कहने के लिए तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जवाब में पवर मुस्कुराई, कुछ सोचा, उसके बाद कहने लगी, अमीर, बात यह है कि मैं चाहती हूँ, या यूं समझ लें कि मेरी ख्वाहिश है कि आप मुस्तकर में शब बसरी ना किया करें। इस तरह हवेली की रौनक और आबोताब जाती रहेगी। आपका सबसे बड़ा मसला यही है कि हवेली आबाद नहीं है, कोई खाने पकाने वाला नहीं है। आपका दूसरा मसला राहिल का दुख भी है, उसका किसी के पास मुदावा तो नहीं है। लेकिन जहाँ तक खाने का ताल्लुक है तो इस मौजू पर पहले तफसील के साथ मेरी बाबा सामयारिस और अम्मा उम्मे गमीम से गुफ्तगू हो चुकी है, और हम तीनों की ख्वाहिश ये है कि हर रोज़ शाम का खाना आपकी हवेली में सब मिलकर खाएंगे। इसमें भाई अब्दुल रज़ाक और मेरी बहन अमीमा, मोहतरम सामयारिस, उम्मे गमीम, मैं और आप भी शामिल होंगे। सुबह का खाना मैं आपके लिए लेकर आया करूँगी और दोपहर का खाना मैं और अमीमा दोनों मिलकर तैयार किया करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सिलसिले में कोई एतराज़ नहीं होगा। अली बिन रबी सोचकर कुछ कहने ही लगा था कि अब्दुल रज़ाक बोला और कहने लगा, यकीनन कोई एतराज़ नहीं होगा। अभी तक अली बिन रबी ने अपने तासुरात का कोई इजहार नहीं दिया था कि सामयारिस भी बोल उठा, अली बिन रबी, मेरे बेटे, यह हम सब की ख्वाहिश है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी ख्वाहिश को रद्द नहीं करेंगे। बेटे, बात यह है कि आपकी और राहिल और रुबैल दोनों की हवेली से हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। बेटे, कसम अल्लाह पाक की, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि अमीमा की वजह से अब्दुल रज़ाक की हवेली आबाद हो चुकी है। लेकिन जब मैं रुबैल और आपकी हवेली को देखता हूं तो मुझे दुख होता है। लिहाजा हम सब ने मिलकर यह फैसला किया है कि हर रोज़ रात का खाना सब मिलकर आपकी हवेली में खाया करेंगे। सुबह और दिन का इसलिए नहीं हो सकता कि दिन को आप लोग मुस्तकर में मसरूफ़ रहते हैं। आप शब बसरी भी अपनी हवेली में किया करेंगे। इस तरह हवेलियों में रौनक भी होगी जो यकीनन हमारे जहनी और दिली सुकून का बायस होगी। यहाँ तक कहने के बाद सामयारिस जब खामोश हुआ तब अली बिन रबी ने कुछ सोचा। उसके बाद सामयारिस की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, मोहतरम सामयारिस, अगर ये फैसला आप सब लोगों ने मिलकर किया है तो मैं इस फैसले से बगावत नहीं करूँगा, इसे कबूल करता हूँ। लेकिन इसके लिए मैं आपका पहले से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस कदर एहतमाम कर रहे हैं। ये यकीनन आप लोगों के लिए तकलीफ। और अली बिन रबी इससे आगे कुछ ना कह सका, इसलिए कि पवर उसकी बात काटते हुए बोल उठी थी, अमीर, आपको इस सिलसिले में हम में से किसी का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने हमारी बात मान ली है। जवाब में अली बिन रबी ने किसी रद्द अमल का इजहार ना किया। उसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। फिर वो अब्दुल रज़ाक के साथ हवेली से निकल गया था। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के जाने के बाद थोड़ी देर तक खामोशी रही, यहाँ तक कि सामयारिस पवर की तरफ देखते हुए कहने लगा, पवर, मेरी बेटी, अली बिन रबी कहकर गए हैं कि उन दोनों के आने तक हम यही बैठें।
میری बेटी, जो कुछ तुमने उस्ताद ख्वारिज़मी से सीखा है उससे मुतालिक हमें भी बताओ। इससे ना सिर्फ ये कि हमारे इल्म में इजाफा होगा बल्कि अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के आने तक हमारा वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। मेरी बेटी, तू जानती है कि पहले हम यहूदी थे, लेकिन यहूदियों और मुसलमानों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, इसलिए कि दोनों वहदानियत के कायल हैं। अब तुम चूंकि पहले हिंदू थी, हमें यह बताओ कि हिंदुइज़्म का खुदावंद कुद्दूस से मुतालिक क्या अकीदा है, और यहाँ क़याम के दौरान उस्ताद ख्वारिज़मी से सीखने के बाद अब इस्लाम पर तहकीक करने के बाद तुम्हारा क्या अकीदा है। पवर थोड़ी देर सोचती रही, फिर वो बड़ी तफसील के साथ हिंदुस्तान की पुरानी रस्में, हिंदुस्तान के धर्म और मुख्तलिफ अकीदों पर गुफ्तगू करती रही। साथ ही साथ वो उन अलूम पर भी रोशनी डालती रही जो उसने गजनी में क़याम के दौरान उस्ताद ख्वारिज़मी से हासिल किए थे। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों कसर में दाखिल हुए। सुल्तान मौदूद शायद उन दोनों का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। दोनों को अपने सामने बिठाया, बारी बारी दोनों का जायज़ा लिया, फिर कहने लगा, थोड़ी देर पहले बास्तगीन की तरफ से कुछ मुखबिर आए हैं और संगीन हालात की उन्होंने इत्तला दी है। बास्तगीन एक मुहिम में तो कामयाब हुआ है, इसलिए कि गोरियों के 2 लश्कर इन दिनों गौर और उसके गिरदो नवाह में मुतहरिक हैं। एक लश्कर दुलाइची गोरी की कमानदारी में है और दूसरा अबू अली गोरी की कमानदारी में काम कर रहा है। जो मुखबिर खबरें लेकर आए हैं उनका कहना है कि बास्तगीन का टकराव पहले दुलाइची के साथ हुआ, जिसमें बास्तगीन कामयाब रहा और दुलाइची गोरी को पीछे हटना पड़ा। लेकिन ये दुलाइची गोरी की बदतरीन शिकस्त नहीं थी, इसलिए कि उसके पास खासा बड़ा लश्कर है और वह किसी भी वक्त दोबारा बास्तगीन पर हमलावर हो सकता है। दूसरी तरफ अबू अली गोरी है, ये दुलाइची गोरी का अजीज रिश्तेदार है। मुखबिर इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अबू अली गोरी किसी भी वक्त अपने लश्कर को मुतहरिक करके बास्तगीन के खिलाफ दुलाइची गोरी की मदद को पहुंच सकता है। अगर ऐसा हो गया तो याद रखना, बास्तगीन और उसके पास जिस कदर लश्करी हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान मौदूद खामोश हुआ, कुछ सोचा, फिर बारी बारी उनके चेहरों पर नजरें जमाते हुए कहने लगा, इन हालात को देखते हुए मैंने फैसला किया है कि अली बिन रबी, मैं तुम्हें फिलहाल गजनी में रखना चाहता हूँ, जबकि मेरी यह ख्वाहिश है कि अब्दुल रज़ाक एक लश्कर लेकर गौर का रुख करे। बास्तगीन दुलाइची गोरी को अपने साथ मसरूफ रखेगा। जो मुखबिर आए हैं मैंने उन्हें रोका है, मैं चाहता हूँ वो एक दिन यहाँ आराम करें, उसके बाद वापस जाकर बास्तगीन को मेरा ये पैगाम दें कि फ़िलहाल वो अपनी निगाह दुलाइची गोरी पर रखे। अबू अली से निपटने के लिए मैं एक ताज़ा दम लश्कर गजनी से रवाना कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ 2 या 3 दिन बाद अब्दुल रज़ाक ये लश्कर लेकर आने वाले मुखबिरों के साथ रवाना हो जाए। मुखबिर जानते हैं कि दुलाइची गोरी ने कहाँ क़याम कर रखा है, जबकि अबू अली गोरी अपने लश्कर के साथ कहाँ पड़ाव किए हुए हैं। जब इन दोनों के मुकाबले में हमारे भी 2 लश्कर हो जाएंगे तो फिर हमारी हालत मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगी। मुझे यकीन है कि अबू अली गोरी को अब्दुल रज़ाक शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा, और इतनी देर तक मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि बास्तगीन दुलाइची गोरी से निपट लेगा। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान खामोश हुआ, कुछ सोचा, उसके बाद दोबारा उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अली बिन रबी, अब तुम कहो कि इस तरह मामला करके हम गोरियों से बेहतर अंदाज में निपट नहीं सकते। अली बिन रबी के चेहरे पर उस मौके पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, फिर सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इस मौके पर अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। सुल्तान ने घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, अली बिन रबी, आज के बाद ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू मेरे साथ रवा ना रखना। मैंने कभी भी तुम्हें सिर्फ सालार नहीं समझा, मेरी निगाहों में तुम्हारी हैसियत हमेशा एक भाई की सी रही है। मुझसे ये मत कहा करो कि मैं एक गुजारिश या एक इल्तिजा करना चाहता हूँ, मुझसे साफ ये कहा करो कि मैं एक तजवीज़ देना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि जो तजवीज़ या जो मनसूबाबंदी तुम दोगे मेरे लिए वो हर्फ आखिर हुआ करेगी, इसलिए कि मैं जानता हूँ तुम्हारी तजवीज़ में खलूस और तुम्हारी मनसूबाबंदी में बेहतरीन हरबी हुनर होता है। सुल्तान मोहतरम, मैं इन दिनों अकेला और मुजर्रद हूँ, कभी मुस्तकर में क़याम कर लेता हूँ, कभी अपनी हवेली में रह लेता हूँ। जहाँ तक अब्दुल रज़ाक का ताल्लुक़ है, उसके साथ उसकी बीवी है। यह मुहिम ऐसी है कि इसमें बड़ी तगोदो और भाग दौड़ करना पड़ेगी। अगर अबू अली के लश्कर की तादाद ज़्यादा हुई तो उसके साथ छापा मार और शब खून का खेल भी खेलना पड़ेगा। ऐसी सूरत में यह अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रख सकता। इस बिना पर मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मुहिम पर अब्दुल रज़ाक की बजाय मैं खुद जाता हूँ। यहाँ तक कहते कहते अली बिन रबी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में सुल्तान बोल उठा और कहने लगा, अली बिन रबी, अगर तुम खुद जाना चाहते हो तो फिर ये तुम्हारा खलूस, तुम्हारी हुब्बुल वतनी है, वरना मैं तुम्हें गजनी में इसलिए रोकना चाहता था कि तुम शुमाल की एक बड़ी मुहिम से लौटे थे। मैं चाहता था कि तुम चंद हफ्ते आराम कर लो। अगर हालात को देखते हुए इस मुहिम पर अब्दुल रज़ाक की बजाय तुम खुद निकलना चाहते हो
तो इसमें मेरी खुशी, मेरा सुकून होगा। सुल्तान की उस गुफ्तगू से जहां अब्दुल रज़ाक घूरने के अंदाज में अली बिन रबी की तरफ देख रहा था, वहां सुल्तान खुशी का इजहार कर रहा था। यहां तक कि अली बिन रबी ने अपना रुख बदला, अब्दुल रज़ाक की तरफ देखा, फिर नरम अल्फाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, अब्दुल रज़ाक मेरे भाई, जो कुछ मैंने कहा है यही दुरुस्त है। इन अल्फाज के जवाब में तुम्हें मुझे इस तरह घूरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि दुरुस्त वही है जो कुछ मैं कह रहा हूँ। अली बिन रबी के उन अल्फाज पर बड़ी नरमी से अब्दुल रज़ाक भी मुस्कुरा दिया था। कुछ कहना चाहता था कि अली बिन रबी ने बोलने में पहल की और सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं अबू अली को ज़्यादा वक्त देना नहीं चाहता। अगर मैंने ताख़ीर के साथ यहाँ से कूच किया तो कहीं ऐसा ना हो कि अबू अली और दुलाइची दोनों अपने लश्कर को मुत्तहिद कर लें। ऐसी सूरत में बास्तगीन के लिए मसाइल उठ खड़े होंगे। इस बिना पर मैं चाहता हूँ कि मैं आज रात के पहले हिस्से में ही यहाँ से कूच कर जाऊँ। जो मुखबिर मेरे साथ जाएंगे वो बराबर मेरी रहनुमाई और रहबरी करते रहेंगे, और खुदावंदे कुद्दूस ने चाहा तो मैं बास्तगीन और अबू अली के बीच में हाइल हो जाऊंगा। अगर तो अबू अली के लश्कर की तादाद ज़्यादा हुई तो मैं कोशिश करूंगा कि बराह रास्त उससे टकराने से पहले उसके साथ शब खून का खेल खेलूं। इस तरह मैं ना सिर्फ उसके लश्कर की तादाद को कम करने में कामयाब हो जाऊंगा, बल्कि उस पर और उसके लश्करियों पर एक तरह से बदहवासी भी तारी कर दूंगा। जब मैं देखूंगा कि अबू अली के लश्कर की तादाद में कमी आ गई है तो फिर खम ठोंक कर उसके सामने आऊँगा, और मेरी ये भी कोशिश होगी कि अबू अली और दुलाइची दोनों को जिंदा गिरफ्तार करके आपके सामने पेश किया जाए। सुल्तान ने अली बिन रबी की तजवीज़ से इत्तेफाक किया था। चुनाचे जवाब में अली बिन रबी बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अब जबकि आपने इस मनसूबाबंदी पर अपनी रजामंदी और खुशी का इजहार किया है तो मैं यहाँ से सीधा मुस्तकर की तरफ जाऊँगा। उस लश्कर को तैयारी के लिए कहूँगा जिसे लेकर मैंने आज कूच करना है। फिर अब्दुल रज़ाक की तरफ देखते हुए अली बिन रबी कहने लगा, अब्दुल रज़ाक, तुम सीधे मेरी हवेली की तरफ जाओ, वहाँ सब लोग बैठे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरी तरफ से उन्हें मुतमईन कर देना। उसके साथ ही दोनों सुल्तान से इजाज़त लेकर उठ खड़े हुए। अली बिन रबी सीधा मुस्तकर की तरफ चला गया था, जबकि अब्दुल रज़ाक कसर से निकलकर अली बिन रबी की हवेली का रुख किए हुए था। पवर बड़ी तफसील के साथ वो वाक़यात सबको सुना रही थी जो उसे गजनी में आकर हासिल हुए थे। अचानक वो रुक गई और दीवान खाने के दरवाजे की तरफ देखने लगी, इसलिए कि दीवान खाने के दरवाजे पर अब्दुल रज़ाक नमूदार हुआ था, और आगे बढ़कर वो सामयारिस के पहलू में बैठ गया था। कुछ देर खामोशी रही, यहाँ तक कि सामयारिस अब्दुल रज़ाक की तरफ घूरने के अंदाज में देखते हुए कहने लगा, अब्दुल रज़ाक मेरे बेटे, अकेले आए हो? अली बिन रबी कहाँ है? जवाब में अब्दुल रज़ाक बोला और कहने लगा, वो मुस्तकर की तरफ गया है, इसलिए कि एक लश्कर लेकर आज ही उसने गौर का रुख करना है। इस बिना पर वो उस लश्कर को तैयारी का हुक्म देगा और अपनी भी तैयारी मुकम्मल करेगा, इसलिए कि उसका कुछ सामान मुस्तकर में पड़ा हुआ है। उसके बाद सुल्तान के कसर में अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की जो गुफ्तगू हुई थी उसकी तफसील अब्दुल रज़ाक ने सबसे कह दी थी। जब वो खामोश हुआ तब बड़े शुक्रगुजार और ममनूनियत के अंदाज में अमीमा बोली और कहने लगी, ये भाई अली बिन रबी की बड़ी मेहरबानी और आपसे मोहब्बत है कि उन्होंने आपको इस मुहिम से रोका और इस मुहिम पर खुद को पेश किया। ऐसा हर कोई नहीं करता। जवाब में अब्दुल रज़ाक संजीदा हो गया था, कहने लगा, अमीमा, मैं अली बिन रबी को बचपन से जानता हूँ। जब हम दोनों इकट्ठे समरकंद की गलियों में खेला करते थे, उस जैसा भाई, उस जैसा दोस्त, उस जैसा कमानदार, उस जैसा सालार ढूंढने से भी नहीं मिलता। तुम जानती हो कि मैं उम्र में उससे बड़ा हूँ, लेकिन मैं उसका एहतराम, उसकी इज्जत इस तरह करता हूँ जैसे वो मुझसे बहुत बड़ा है और मैं उससे बहुत छोटा हूँ। बहरहाल आने वाली शब के पहले हिस्से में वो लश्कर के साथ यहाँ से कूच कर जाएगा। अमीमा, इस मौके पर मैं तुमसे ये कहूँगा कि अली बिन रबी के लिए अच्छा सा ज़ादे राह तैयार किया जाना चाहिए। अमीमा अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मैं अपनी हवेली में जाती हूँ, वहाँ से सामान लेकर आती हूँ और यहीं सारा सामान तैयार करते हैं। पवर भी उठ खड़ी हुई और अमीमा की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं भी अमीमा तुम्हारे साथ जाती हूँ। दोनों वहाँ से उठकर जाने लगी थी कि उम्मे गमीम बोल उठी, मेरी दोनों बच्चियों, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ मेरी हवेली में चलो, सारा सामान वहाँ मौजूद है। आज मैं अपनी निगरानी में अली बिन रबी के लिए ज़ादे राह तैयार कराऊंगी। सामयारिस और अब्दुल रज़ाक वहीं बैठकर गुफ्तगू करने लगे, जबकि उम्मे गमीम, अमीमा और पवर तीनों उठी और सामयारिस की हवेली की तरफ चली गई थी। आने वाली शब के पिछले हिस्से में अली बिन रबी अपने लश्कर के साथ गजनी से कूच कर गया था। अली बिन रबी सबसे पहला काम यह करना चाहता था कि अबू अली और दुलाइची गोरी दोनों के लश्करों को आपस में मिलने ना दे। असल ताकत अबू अली ही के पास थी, दुलाइची एक तरह से उसका सालार था।
جہاں تک ان دونوں کا تعلق ہے تو ان دونوں کا تعلق خاندان غور سے تھا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ غوریوں کا تعلق ایران کے بادشاہ ضحاک سے تھا۔ غوریوں میں شنسب پہلا شخص تھا جو مشرف با اسلام ہوا، اس لیے سارا قبیلہ ہی شنسبی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بنو امیہ کے عہد میں بھی یہ قبیلہ خوب ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ ہارون الرشید کے دور میں ان کا حکمران یحییٰ تھا۔ یحییٰ کا پوتا سوری تاریخ کے اوراق میں بڑا مشہور ہوا۔ اس سوری کا بیٹا محمد بن سوری سلطان محمود غزنوی کا ہم عصر تھا۔ یہ سلطان محمود کی اطاعت نہیں کرتا تھا، اس پر سلطان محمود نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ محمد بن سوری کو قید کرنے کے بعد سلطان محمود نے غور کی حکومت محمد کے بیٹے ابو علی کو دی۔ اب اسی ابو علی کے خلاف علی بن ربیع مارکہ آرائی کے لیے روانہ ہوا تھا۔